नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, डायरेक्टर एंड फाउंडर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। एक बार पुनः आप लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया था। उसी कड़ी में इसका ये अगला वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के हायर एजुकेशन यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में पहला कंटेंट दैट इज भारत में उच्च शिक्षा में प्राचीन काल में भारत में उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों पर विवेचना की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के संबंध में चर्चा करूंगा। मैंने आपको गत वीडियो में बताया था कि भारत में उच्च शिक्षा का प्रारंभ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हो गया था, जो कि लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में भारत में विकसित था और लगभग 500 से 600 सालों तक काफी विकास हुआ। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जब इस उच्च शिक्षा के केंद्र को नष्ट कर दिया तो नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। लेकिन आगे चल करके 2010 में एक बार पुनः नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना करके भारत ने यह दिखा दिया कि भारत अपने सांस्कृतिक धरोहरों को वो प्रतिष्ठा देता है, सम्मान करता है। स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में शिक्षा का काफी विकास हुआ। उच्च शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, परंतु मध्यकाल में उच्च शिक्षा शून्य हो गई, नगण्य हो गई और लगभग कहीं खो गई। उस समय विश्व में अन्य क्षेत्रों में भले उच्च शिक्षा काफी फलीभूत थी, पर भारत में उच्च शिक्षा विकसित नहीं हो सकी। मध्यकाल के समाप्त होने होते जब ब्रिटिश काल का प्रारंभ हुआ तो भारत में उच्च शिक्षा फिर से कहीं ना कहीं से पनपना शुरू हो गया। और इस संदर्भ में उच्च शिक्षा के विकास में अगर हम देखें तो कई आयोगों का निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे आयोग की भी चर्चा करूंगा जिनका प्रत्यक्षता उच्च शिक्षा में तो योग नहीं था, लेकिन ब्रिटिश काल में इन आयोगों के निर्माण से नींव पड़ी भारत में शिक्षा और उच्च शिक्षा की। यहां जो मैं आयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, ब्रिटिश काल में इनके अलावा भी अन्य बहुत से आयोग निर्मित हुए, परंतु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन आयोगों की मैं यहाँ चर्चा करूंगा और एक एक आयोग, जितने यहाँ आयोग हैं उन सारे आयोग को मैंने शॉर्टलिस्ट करके महत्वपूर्ण आयोगों को यहाँ पे लिस्टेड किया है, जिनको मैं आपके सामने अभी एक एक करके व्याख्या करूंगा। स्टूडेंट, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से एडमिशन लिए हैं उन बच्चों को मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं, जो लोग नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी हमसे जुड़ करके ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से जुड़कर इन सारी वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। सन 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक की अवधि को महाविद्यालयों के युग के नाम से जानते हैं। एरा ऑफ कॉलेजेस, यानी 1757। आप समझ रहे होंगे महत्वपूर्ण तिथि, और इस महत्वपूर्ण तिथि से भारत में राजनीतिक बदलाव हुआ। राजनीतिक परिदृश्य पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स पे चर्चा नहीं करना है, यहाँ पर हायर एजुकेशन पे पॉइंट पे बात करना है। तो 1757 से लेकर 1857 तक का जो काल था वो भारत में महाविद्यालयों का युग माना गया, क्योंकि इस काल में भारतवर्ष में अनेक शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हुई। जिस क्रम में हम अब देखें इनकी स्थापना का जो नींव पड़ा वो भारत में किस प्रकार पड़ा, तो यहाँ आयोगों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई, जो कमिटीज बनी, समितियां बनी, उनकी चर्चा करेंगे। जिस क्रम में सबसे पहले हम नाम लेंगे लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। संक्षिप्त व्याख्या करूंगा, बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि इन पर जितना मैच द फॉलोइंग से अधिक ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र सन 1835 ईस्वी में ये जो लॉर्ड मैकाले का स्पेसिफिकेशन शीट था वो पास हुआ। इस विवरण पत्र के प्रमुख सुझावों में सिर्फ दो प्रमुख बातों को मैं कोड कर रहा हूं। पहला, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ये वो वीकनेस थी, ये वो गलतियां थी जो कि अंग्रेज सरकार ने ये समझिए प्रारंभ किया, जिसके वजह से धीरे धीरे आने वाले 90 या 100 सालों के अंतर्गत उन्हें भारत को छोड़ के जाने की लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश सिखा देना ही उन्होंने एक प्रकार से अपनी
पैर पैर कुल्हाड़ी मार दी। भारत में अच्छा खासा उनका वर्चस्व था, वो अच्छा खासा यहाँ पे शासन कर रहे थे। उनके शासन में एक चीज मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मध्यकाल में जब भारत में इस्लामिक आक्रमणताएं आए और इस्लाम भारत में स्थापित हुआ, तो मुस्लिम शासकों और उसके बाद जब ब्रिटिश शासक आए, इनके शासन में क्या डिफरेंस था। तो मुस्लिम शासकों ने भारत को अपना घर बनाया और अंतोगत्वा यहीं पर रच गए, बस गए। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इसे मात्र दोहन की प्रणाली के आधार पे यहां से अब धन संपदा को ले जाकर लूट कर अपने देश को, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को समृद्ध करने में लगे। अच्छा, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यहाँ पर जो भी विकास किया वो अपने तथ्य को, अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए किया। और जब वो यहाँ पर उन्हें एहसास हुआ कि लगभग 100 साल, आप समझे कि एक 1757 से लेकर 1857 के इस पीरियड में उन्होंने एहसास किया कि हाँ, लगभग 100 साल अब वो वर्चस्व बन चुका है, भारत उनके हाथ में आ गया है। तो यहाँ पर शासन को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने विभिन्न प्रकार के विकास के कार्य अपने दृष्टिकोण से किए, जिसके तहत उन्होंने इंग्लिश को एक भाषा बनाई शिक्षा का। इसका उद्देश्य था कि भारत में क्लर्क पैदा किए जाए, ऐसे क्लर्क पैदा हों जो इंग्लिश जानते हों और इससे वो अपने काम ले सकें। तो शरीर के रूप में तो भले ही वो भारतीय होंगे, लेकिन मन से, आत्मा से वो अंग्रेज होंगे। लेकिन यही उनके लिए कमियां होंगी। उन्होंने इंग्लिश सिखाई और वो इंग्लिश के ज्ञान ने उनको प्रबुद्ध किया, यानी उनको उनकी भाषा से जो कह रहे थे उनकी भाषा को समझाने में भारतीयों को मदद कर दिया। अगला महत्वपूर्ण बात था, स्कूलों में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया। यही अगली महत्वपूर्ण गलती थी, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति, उन्होंने ये सोच के दिया कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होगा और भारतीय कन्वर्ट होंगे पाश्चात्य की ओर, यानी वेस्टर्निज्म प्रभावी होगा। लेकिन विज्ञान की शिक्षा, अब विज्ञान की शिक्षा अगर हम देंगे तो हमारी सोच में आधुनिकता आ जाएगी और फिर हम खुद भी वैज्ञानिक विचारधारा वाले हो जाएंगे, परंपरागत समाज से निकलने लगेंगे, परंपरा को त्याग कर आधुनिकता को समझने लगेंगे। और जब हम आधुनिक होने लगेंगे तो हम बेड़ियां भी तोड़ सकेंगे। और यही गलतियां कुछ लॉर्ड मैकाले की विवरण पत्रों में हमें देखने को मिलता है। इसके आगे फिर वुड का घोषणा पत्र, ये अगला महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। स्टूडेंट्स, इसमें कई बातें हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक एक्सप्लेन करूंगा। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को रखा। सबसे पहली बात क्या, भारत में 3 विश्वविद्यालय, पॉइंट टू बी नोटेड, ये 1854 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास खोलने की संस्तुति की। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला समाप्त लगभग 600-650 साल बाद भारत में एक बार पुनः विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। भारत में विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे और जिसके क्रम में ये 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। क्या उद्देश्य था इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे? पहला उद्देश्य, अंग्रेजों ने अब ये मान लिया कि भारत उनका घर है और वो भारत में रहेंगे। लेकिन दूसरा उद्देश्य, भारत में जो रियासत थी, राजा महाराजा थे, उनकी संतान पढ़ने लंदन जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। अतः ये रियासत के राजाओं और अंग्रेजों में अच्छी बैठ बन गई, क्योंकि अंग्रेजों को इन राजाओं के द्वारा यहां से काफी कुछ कहा जाए तो हर प्रकार के कर इत्यादि प्राप्त होते थे। राजा भी इनके साथ जुड़ के रहना चाहते थे, अतः इनके पास काफी धन संपदा था। तो अंग्रेज ऑफिसर्स ने ऐसा सोचा कि इनकी साथ साथ और हमारे भी जो ऑफिसर्स यहाँ रहते हैं, उनके परिवार यहाँ रहते हैं, उनको भी सुविधा हो जाएगी अगर विश्वविद्यालय इत्यादि यहीं स्थापित कर दिया जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो इस वुड के घोषणा पत्र में कहा गया वो था, इनका स्वरूप लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा जाए।
लंदन विश्वविद्यालय के अनुरूप इसलिए कि यहाँ पर जब पठन पाठन का माहौल क्रिएट हो वो वैसे ही हो जैसे कि हम पाश्चात्य समाज में, लंदन में, इंग्लैंड में देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो ये कि माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया गया। और अगली बात है अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरी देने का बल दिया जाए। पॉइंट यहां से फिर शुरू होता है। सरकारी नौकरी की बात अगर शुरू हुई तो यही आज स्टूडेंट सबके मन में एक ही प्रश्न रहता है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में बहुत सुविधाएं दिखाई देती हैं, एक सुरक्षा की भावना दिखाई देती है और इसलिए भारतीय इस ओर अग्रसित होने लगे कि इसके द्वारा सरकारी नौकरी मिलेगी और उच्च शिक्षा में शिक्षण को स्वीकार करने लगे। वुड के घोषणा पत्र के बाद जो अगला महत्वपूर्ण आयोग भारत में निर्मित हुआ था वो था भारतीय शिक्षा आयोग सन 1882। देखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, एक जितना यहाँ पर ईयर्स है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। मैच द फॉलोइंग करके इस बार लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इस आयोग के मैच द फॉलोइंग पे थे। ये मैंने पिछले 10 पेपर जो 5 दिन में हुए सुबह शाम उनके एनालिसिस पे देखा, इसलिए मैं इसको हल्के में नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डेप्थ से देखिए और इसको अच्छे से याद करिए, फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। सर विलियम हंटर के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा एकेडमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग रखने का सुझाव दिया गया। यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही प्राध्यापक बनाए जाने पर बल दिया गया। कहा गया कि जो लेक्चरर्स होंगे वो यूरोपीय विश्वविद्यालय से ही नियुक्त होंगे। इसी के क्रम में, इसी के आधार में 1882 में पंजाब तथा सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पॉइंट रखने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी के अंत होते होते तक में भारत में 5 विश्वविद्यालयों ने जन्म ले लिया था। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, फिर पंजाब और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887 में ही हो गया। इसके बाद भारत में जो अगला आयोग यानी 19वीं शताब्दी के अंत के बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ लगता है, जिस अगला आयोग जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आयोग था वो था विश्वविद्यालय आयोग। ध्यान से सुनिएगा, विश्वविद्यालय आयोग, ना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग सन 1902 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। इसने विश्वविद्यालय के क्षेत्र सीमा निर्धारित किए जाए, उन्हें महाविद्यालयों को संबद्ध करने के नियम कठोर बनाए जाए, बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष करने जैसी आदि सुझाव रखे। ध्यान से समझिएगा, 1902 में ही बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष करने के सुझाव रखा गया, लेकिन ये होते होते भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 तक जाके मान हो पाई। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम भी बनाया। अब यहाँ पे समझिएगा, 1904 और ये विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालयों के विकास की बात हो रही थी। तभी 1905 बंग भंग आंदोलन, भारत में क्रांति का विगुल बच पड़ा। एक क्रांति का विगुल, अंग्रेजों ने इसे दमित तो कर लिया, लेकिन उनके हाथ पांव फूल गए इसको दमन करने में। इसका मूल कारण था इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र ऐसी शक्ति थी जो कि स्वतंत्र विचारों के साथ एक स्थान पे एकत्रित होती थी, जिसमें देशभक्ति की भावना अकूट भरी हुई थी। छात्र अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से बाहर होता है अतः देशभक्ति के साथ, और उसमें एक जोश, जो एक ताकत, एक शक्ति होती है, वो काफी ज्यादा मात्रा में एक साथ एकत्रित एक स्थान पर मिलती है। न्यायिक विचारधाराओं से युक्त ये छात्र अंग्रेजों के लिए एक मील का पत्थर, एक समस्या बन गई। अब इससे पता चलता है कि जिस चीज को दमन करके मुगल शासकों ने भारत में अपनी नींव रखी, उसी गलती को दोहराकर यानी उसी को पुनर्स्थापित करके, यानी विश्वविद्यालयों की पुनर्स्थापित करके अंग्रेजों ने अपने लिए कब्र खोद दी और यहीं से उनको अब देश से निकलने का या देश से बाहर होने का रास्ता दिखने लगा।
अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत में ये जो उच्च शिक्षा के केंद्र है ये नुकसान के बिंदु है। परंतु अब ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजों ने यहां से ही भारत में उच्च शिक्षा के विकास को लगभग भुला दिया। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन अब उनकी मजबूरियां भारत के विकास में योग आने लगी। अब मजबूरियां क्या मजबूरियां थी जिससे उन्होंने भारत के विकास करने का आगे योजना बनाया या आगे विकास कार्यों को किया। सन 1913 में शिक्षा नीति लाई। अब ध्यान से समझिएगा, 1913 में एक शिक्षा नीति आती है जिसमें प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलने और शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना करने, विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक सीमा सुनिश्चित करने आदि की सिफारिश की गई। अब 1904 के बाद अचानक 1905 में तो बंग आंदोलन हुआ। सरकार बिल्कुल सोच ली कि कुछ नहीं करना है भारत के लिए, छोड़ो हटाओ, यहाँ पर कुछ भी करना और विश्वविद्यालय ओपन करना ये सब परेशानी मोल लेना है। लेकिन फिर भी 1913 में एक शिक्षा नीति भारतीयों के विकास के लिए और लगभग हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना क्यों बनाई गई? क्या ऐसा कारण था? इसके पीछे मूल कारण समझिएगा। मूल कारण क्या था? मूल कारण था कि 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध। अब अंग्रेजों को भारतीय सैनिक चाहिए थे जो ब्रिटिश सैनिक के रूप में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करें और अपने रक्त बहाएं। अतः ऐसे में भारतीय राजनेताओं, भारतीय राजनायकों, भारतीय महाराजा राजा, इनसे उन्हें भारतीयों की आवश्यकता थी। ऐसे में भारतीयों को खुश करने के दृष्टिकोण से 1913 में शिक्षा नीति लाई गई। अब 1913 में शिक्षा नीति और फिर इसी क्रम में सैडलर आयोग का निर्माण हुआ जो 1917 में हुआ। सैडलर आयोग, डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर नियुक्त करने, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर। जबकि आज हमारे जो उच्च शिक्षा प्रणाली में ये वर्ड हटा दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर। अब ये लेक्चरर जो है उसका टर्मिनोलॉजी बदल दिया गया है, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। ये रीडर अब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर एज इट इज प्रोफेसर। ये लेक्चरर को उठाकर, ये पदाधिमान को उठा करके 11वीं और 12वीं के शिक्षक के लिए कर दिया गया। अब हम अमेरिकन प्रणाली से अपने उच्च शिक्षा में पदाधिमान को स्वीकारते हैं। ये पहले ब्रिटिश प्रणाली पर पदाधिमान था जो कि सैडलर आयोग के समय ही भारत में बनाया गया था। इसके साथ ही इंटर के पश्चात प्रवेश देने, बीए का पाठ्यक्रम 3 वर्ष करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने और ऑनर कोर्स जैसी व्यवस्था की सिफारिश भी 1917 में की गई। ये कुछ अच्छी चीजें थी जो 1917 में भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में या शिक्षा के संबंध में की गई। उसके बाद 1918 में प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को खुश करने की कोई जरूरत नहीं और कड़ाई शासन प्रारंभ हुआ और 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ नहीं सोचा और फिर शून्यता आ गई। लेकिन इस क्रम में अगर हम देखें और कोई आयोग बना तो सन 1944 में, यानी कि जब देश के आजाद होने में कुछ वक्त रह गया, 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट लाई जिसमें सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिसने इंटरमीडिएट कक्षाओं को तोड़कर विश्वविद्यालय से जोड़ने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की। यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, सार्जेंट आयोग, मैंने आपको सिर्फ इतना पढ़ाने के लिए यहाँ पे जोड़ा है, दैट इज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश करने वाला आयोग, यानी भारत में, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सिफारिश करना। स्टूडेंट्स, इस क्रम में ये दिखा कि भारत में शिक्षा के संबंध में फिर क्या कुछ नहीं हुआ 1917 के बाद से। अब 1917 के बाद से देखा जाए तो अंग्रेजों ने प्रथम वर्ल्ड वार जीत दिया, प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था और अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। 1919 में जलियांवाला कांड हो गया। लेकिन फिर आया एक नया मोड़, सेकेंड वर्ल्ड वार का समय। अब अंग्रेजों को भारतीयों की पुनः आवश्यकता थी। इस दृष्टिकोण से
1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और वो भारतीयों को खुश करने के लिए रखा गया। इससे पहले 1919 का भी प्रावधान लाया गया था, जिसमें भारत में पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 का जब निर्माण किया गया तो 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां मैं लोक सेवा आयोग के संबंध में आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा। लोक सेवा आयोग जिसकी स्थापना 1926 में हुई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत तथा 1935 में भारत शासन अधिनियम के नियम उपबंधों के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यानी पहले भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, जो कि 1919 के अधिनियम यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के तहत हुआ, जिसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और आगे चल के 1935 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 भारत शासन अधिनियम भारतीयों को बहुत खुश करने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि पुनः सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा था और भारतीय सैनिक चाहिए थे, अर्थात भारतीय सैनिक ना देने के विषय में प्रतिबद्ध हो गए। भारतीयों ने कह दिया कि भारतीय सैनिक अब नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजों बाहर जाओ। अतः मजबूरी थी कि भारत से ये सैनिक मिले ताकि ये ब्रिटिश युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक ब्रिटिशर्स के लिए खून बहाएं। लेकिन अब पूरी तरीके से भारत में अंग्रेज विरोधी भावनाएं प्रबल हो चुकी थी। ऐसे में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के वादे के साथ भारतीय सैनिक अंग्रेजों को मिले और इस प्रकार से भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सौदा तय किया और अपने रक्त को बहाना स्वीकार किया। खैर, वो ऐतिहासिक बातों को हटकर हम अगर मुख्य बिंदु पे आए तो लोक सेवा आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ एक्ट्स हैं। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो उस संविधान के भाग 14 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 315 से 322 तक लोक सेवा आयोग के संबंध में विस्तृत उपबंध किया गया। अब उनमें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा सबसे पहले अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 316, इस अनुच्छेद के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 317, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने। यदि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति निर्देश देगा तभी नियमित प्रक्रिया के अनुसार जांच पर ही किया जा सकता है। और अगला अनुच्छेद 320, जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे: संघ तथा राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्तियां के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती से संबंधित विषयों पर परामर्श देना। स्टूडेंट्स, ये 4 आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैच द फॉलोइंग पे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। ये समझ लीजिए, यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ वो ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में या तो पूछा गया है या तो जिससे पूछा जाने की संभावना है। यानी पूरी तरीके से मैंने मठानी देके मठ लिया है, पूरे 15 साल के क्वेश्चन पेपर को मठ करके मैं अपने नोट्स को तैयार करता हूँ। इसी क्रम में एक और प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सिविल सर्विसेज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये भी बता देता हूं कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, 21 अप्रैल सन 1947 में दिल्ली स्थित मेटकाफ हाउस में भारत की प्रथम गृह मंत्री दैट इज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की पहले सिविल सर्विसेज बैच को संबोधित करते हुए इन्हें यानी कि सिविल सर्विस सर्वेंट्स को भारत के लौह स्तंभ के रूप में निरूपित किया था। अतः उस दिन की याद में 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विसेज दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पहले हायर एजुकेशन की यूनिट में जो पहला कंटेंट है, भारत में उच्च शिक्षा, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा, वो मैंने आपको इससे पहले बनाए गए हायर एजुकेशन की पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। कंटेंट 2 में भारत में ब्रिटिश काल में उच्च शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कैसे किस तरीके से प्रारंभ हुआ, उसको पूरा मैंने डिटेल पढ़ाया। इसके बाद मैं आपको इस नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में फैक्ट्स आधारित इस सेक्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जान लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन श्योर है आपके एग्जामिनेशन में इस बार आना, जो अगला वीडियो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको जितने आयोग, जो महत्वपूर्ण आयोग थे, जैसे विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन सारे आयोगों को लेकर के विशेष रूप से उपस्थित होऊंगा अगले महत्वपूर्ण जो सेक्शन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो कमेंट करिए, और हो सके तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कमॉन, कुछ लोगों को आप बताइए, टेल कीजिए, शेयर कीजिए, उन्हें अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में कहिए कि वो इन वीडियोस को जितना मैक्सिमम हो सके वो शेयर करते चलें। और मैं फिर एक बार आपसे विदाई लेते हुए कहना चाहूंगा, हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक रूप से आपसे निवेदन है, अतः विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।